नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फंडामेंटल स्टडी के अंदर हमको इंपॉर्टेंट किन चीज़ों को देखना चाहिए। देखो, फंडामेंटल स्टडी बहुत बड़ी स्टडी होती है, आप इसको कभी भी बीट नहीं कर पाओगे क्योंकि डाटा चेंज होते रहते हैं। तो कंपनी के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमको ध्यान रखनी चाहिए, उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि फंडामेंटल स्टडी के अंदर इन चीज़ों को तो आपको देख के चलना ही चाहिए। देखो, फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि उसकी एसेट्स, लाइबिलिटी प्लस उसकी रेवेन्यू क्या चल रहा है, उसकी नेट इनकम क्या है, प्रमोटिंग होल्डिंग कितनी % है, XYZ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितना क्या है, पीयर कंपैरिजन क्या है, बुक वैल्यू क्या चल रहा है, PE रेशो क्या है, सेक्टर PE रेशो क्या है, ऐसे ROCE रिटर्न कितना है, एनुअल रिटर्न कितना है। तो ये सब चीज़ें अपन कोई एक कंपनी का एग्जांपल लेके अभी अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्कैनएक्स लगा रखा है। स्कैनएक्स में अगर आप चाहते हो स्कैनएक्स पर देखना हो, यहाँ पर बहुत ईजी रहता है आपको देखने के लिए, और इसकी आपको स्कैनएक्स फ्री में मिल जाएगा अगर आपने धन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा रखा है। तो अगर आपके पास धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बायो में लिंक है, जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो यहाँ पर आके आप कोई भी कंपनी लिख दो, जैसे मैंने HDFC बैंक पे देख लेते हैं। जैसे HDFC बैंक आ जाएगा, तो यहाँ पर HDFC बैंक की जैसे मार्केट कैप कितने का है, HDFC बैंक का 12,84,742 करोड़ का मार्केट कैप है। और वीकली हाई कितना लगा है, वीकली लो कितना लगा है, बुक वैल्यू कितनी है, PE रेशो क्या चल रहा है, PE सेक्टर PE कितना है, ROE कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना % है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल कितने % का मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ओवरव्यू में। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। अब जैसे बुक वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसकी कागज़ों में कीमत इतनी है, मतलब इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, मतलब ये भी 596 के पास में मिल रहा है, मतलब ये अपनी वैल्यूएशन के बराबर में मिल रहा है, मतलब सही करेक्ट प्राइस में मिल रहा है। अभी जैसे ये ऊपर है, अगर ये इसके पास में आ जाता है तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके पास इतनी वैल्यूएशन है कि ये यहाँ से वापस जंप कर सकता है। अभी जैसे इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% का भी ये ईयरली रिटर्न नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप FD के बराबर का रिटर्न भी नहीं पा पाओगे इस साल के बराबर, मतलब प्रीवियसली ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पर जैसे ईयरली बेसिस पे दे रखा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर में कितने % का रिटर्न दिया है, तो वो आप कर सकते हो टोटल लगाना चाहो तो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है, ग्रोथ रेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी आप क्वार्टरली चेक करना चाहते हो क्वार्टरली, बाकी एनुअल करना चाहते हो तो एनुअल पे क्लिक करो, एनुअल में आ जाएगा जो भी। अब रेवेन्यू कंपनी के कभी भी हो तो रेवेन्यू बढ़ते हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, देखो सिंपल सा बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं रेवेन्यू, वेल एंड गुड। सेकंड चीज़, अब ये बहुत सी चीज़ होती है, अब आप इनको देखोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, पर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखो, भाई कंपनी रेवेन्यू कर रही है, मतलब अपना प्रोडक्ट बेच रही है, पर कुछ कमा रही ही है न नहीं कमा रही है। आज मेरी दुकान पे अंदर सामान पड़ा है, अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो इससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को घाटा है, मतलब माल बिक रहा है पर पैसा मैं नहीं कमा रहा हूँ, क्या मतलब। रेवेन्यू ज़्यादा कर रहे हैं पर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो, तो नेट इनकम भी कंपनी की ग्रो होती हुई अपने को देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर जाके डिटेल भी अंदर कर सकते हो, मैं यहाँ पर खाली एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। अब जैसे एसेट्स, तो एसेट्स बढ़ती हुई होनी चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। एसेट से ज़्यादा कभी भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एसेट से कम होगी चलेगी पर एसेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स लिखी हुई है, एसेट्स बढ़ती हुई होनी चाहिए या फिर फ्रिक्वेंटली ठीक होनी चाहिए, मतलब यूँ। फिर उसके बाद लाइबिलिटी माइनस इससे कम होनी चाहिए, लाइबिलिटी इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि कल को डेट ज़्यादा है आपके पास है नहीं, मतलब एसेट से कम लाइबिलिटी होनी चाहिए, और लाइबिलिटी से ज़्यादा मतलब लाइबिलिटी से कम एसेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है तो आप कोई सही मार्ग पे चल रहे हो। फिर जो नेट कैश फ्लो होता है, इस चीज़ को देखो, नेट कैश फ्लो माइनस में नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि आगे चल के उनको, मतलब जिसकी जेब में पैसा है वो आगे चल के और बिजनेस कर सकता है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो आगे चल के बिजनेस नहीं कर सकता है। तो कंपनी के पास आप देखो तो पैसा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, पर कहाँ पर लग रहा होगा इसलिए कम हो रहा होगा। जैसे प्रीवियसली एक बार 41,000 करोड़ के माइनस में भी आया हुआ, उससे पहले 73,000 करोड़ के प्लस में भी था, पर अभी 25,000 करोड़ के प्लस में है। तो मतलब इसके पास पैसा है, यही पैसा कहाँ पर लगा के ये, अच्छा ये करोड़ के अंदर आंकड़ा होता है, ये CR के अंदर है, ठीक है। और आप इसके अंदर एक चीज़ देख पाएंगे कि प्रमोटर होल्डिंग 0%। अब बड़ी कि आंकड़ा कितना भी अच्छा हो,
अब प्रमोटर होल्डिंग 0% है, तो इसको शेयर होल्डर ही चला रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है FII की 47.9 मतलब 48% की हिस्सेदारी FII मतलब फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है। अब ये बैंक फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है, कोई इंडियन प्रमोटर नहीं है। रिटेल कैटेगरी में भी अच्छे लोगों ने अच्छे परसेंटेज पे हैं। गवर्नमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपकी कोई सी भी कंपनी के अंदर है तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी कोई, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी उस कंपनी में। तो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस सेकंड FII DII भी होने चाहिए, और थर्ड प्रमोटर के पास 50% से ऊपर अपना स्टेक होना चाहिए, मतलब 50, 51, 60 ऊपर जितना ज़्यादा जितना अच्छा, 60 से ऊपर है तो मैं अच्छी मानता हूँ, क्योंकि उसके पास कभी भी कुछ कमी आ जाए तो अपने शेयर को बेच के पैसा ला सकती है। और जिसके पास प्रमोटर ही नहीं है तो क्या मतलब, शेयर होल्डर तो इन्वेस्टर तो अभी पैसा निकाल सकते हैं अपना कभी भी चाहे जब भी। फिर पीयर कंप्रोमाइजेशन करो, किसका PE कितना सस्ता है, जैसे अभी इंडिविजुअल बैंक का 9 का चल रहा है, फेडरल बैंक का 11 का है, ये चीज़ देखो। RSI में देखो कि अभी ओवरबोट है या ओवरसोल्ड जोन पे है। अब इसमें आपको ओवरबोट ओवरसोल्ड RSI को समझ में आता है, ठीक है भाई, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। अब जैसे यह RSI में भी ओवरसोल्ड जोन पे है। बाकी HDFC बैंक भी न्यूट्रल में अभी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी अच्छा है। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कब इसने डिविडेंड दिया प्रीवियसली डाटा स्टडी करके। अब जैसे ये मई, जून, मई, जुलाई, मई मतलब मई के अंदर ये कुछ तो कुछ डिविडेंड देती ही है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कब ये अगला नेक्स्ट डिविडेंड कौन से मंथ में दे सकती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख के सीखने को मिलती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल वीडियो ओनली फॉर, इस तरीके से ये चीज़ें देख के आप फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो भाई। फंडामेंटल स्टडी बहुत बड़ी स्टडी होती है, कभी भी आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, तो उससे आपको वो कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से स्टडी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बायो में लिंक दे रखा है, जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिससे आप फ्री में जाके SKNX पे आप ये चीज़ें देख पाओगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप की वीडियो चली लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।